आमतौर पर जब हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो दिमाग में पहली तस्वीर सिंधु घाटी सभ्यता की आती है ना। ईंटों से बने शहर, वो मोहरें, एक पूरा व्यवस्थित समाज। लेकिन ये सब रातों रात तो नहीं बन गया होगा। किसी भी बड़ी इमारत की तरह इसकी भी एक बहुत गहरी नींव थी। आज हम उसी नींव की पड़ताल करने वाले हैं। बिल्कुल, हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब लिखना पढ़ना तो दूर की बात है, इंसान ने शायद एक जगह टिक कर रहना भी नहीं सीखा था। अच्छा। ये वो प्रागैतिहासिक काल है जिसकी कहानी हमें किसी किताब में नहीं मिलती। ये मिलती है जमीन के नीचे दबे पत्थरों में, औजारों में और हड्डियों में। तो आज हम यही देखेंगे कि वो कौन से बड़े आविष्कार थे। हाँ, वो कौन सी 3-4 बड़ी क्रांतियां थीं जिन्होंने हमें एक शिकारी से सभ्यता के निर्माता में बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं। मतलब इतिहासकार इतने लंबे समय को आखिर बांटते कैसे हैं? देखिए, इसका सबसे सरल तरीका है इंसान का जानकारी के साथ क्या रिश्ता था। तो पहला काल है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। यानी वो समय जब लिखने की कला ही नहीं थी, कोई लिपि नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। सारी जानकारी, मतलब जो भी हम जानते हैं, वो पुरातात्विक सबूतों पर ही आधारित है। ठीक है, यानी सिर्फ चीजें मिली हैं, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। वो क्या? इस दौर में लिपि तो थी, जैसे हड़प्पा सभ्यता की लिपि। हाँ, वो तस्वीरों जैसी लिपि। बिल्कुल, लेकिन हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। वो हमारे लिए एक पहेली की तरह है। हमें पता है कि वे लिख रहे थे, पर क्या लिख रहे थे, ये एक रहस्य है। और आखिर में आता है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड, जहाँ से हम ज्यादातर इतिहास पढ़ते हैं। सही कहा, यहाँ लिपि भी है और हम उसे पढ़ भी सकते हैं। अशोक के शिलालेखों से लेकर आज तक का जो समय है, वो सब इसी में आता है। तो मतलब फर्क सिर्फ लिपि का नहीं, बल्कि उसे समझ पाने का भी है। सही पकड़ा। और यही चीज हमें प्रागैतिहासिक काल की अहमियत बताती है। ये वो 0 पॉइंट है जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ। अच्छा। और इस काल की रीढ़ है पाषाण काल, यानी स्टोन एज। इसे भी हम 3 हिस्सों में बांटकर समझेंगे, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो चलिए सबसे पुराने दौर से ही शुरू करते हैं, पुरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक पीरियड। जब मैं इस दौर के बारे में सोचती हूँ तो दिमाग में एक आदि मानव की छवि आती है जो जानवरों का शिकार कर रहा है। क्या ये सही है? मोटे तौर पे हाँ, लेकिन तस्वीर थोड़ी और जटिल है। उस समय का जीवन सिर्फ शिकार और भोजन इकट्ठा करने के ही इर्द गिर्द घूमता था। कोई स्थायी घर नहीं, कोई गांव नहीं। मतलब खाना बदोश थे। हाँ, आज यहाँ कल कहीं और, बस खाने की तलाश में भटकते रहते थे। लेकिन इसी संघर्ष के बीच एक ऐसी खोज हुई जिसने इंसान और जानवर के बीच एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी। आग की खोज। हम इसे स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन शायद इसके असर को पूरी तरह समझ नहीं पाते। ये सिर्फ ठंड से बचना या जानवरों को भगाना तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। आग एक गेम चेंजर थी। सोचिए, पके हुए भोजन का क्या मतलब था? पचाना आसान हो गया होगा। हाँ, और सिर्फ वही नहीं, पका हुआ भोजन पचाना आसान होता है, जिससे शरीर को कम मेहनत में ज्यादा कैलोरी मिलती है। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि पके हुए भोजन से मिली जो अतिरिक्त ऊर्जा थी, उसी ने हमारे पूर्वजों के दिमाग के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाई। ये तो कमाल की बात है। बड़ा दिमाग मतलब बेहतर सोचने की क्षमता, बेहतर औजार बनाने की तकनीक। मतलब आग ने सिर्फ हमारे पेट को ही नहीं, हमारे दिमाग को भी खुराक दी। और शायद सामाजिक तौर पर भी इसका असर पड़ा होगा ना? निश्चित रूप से। आग ने पहली बार समुदाय को एक जगह इकट्ठा होने का मौका दिया। दिन भर के शिकार के बाद रात को आग के चारों ओर बैठना, ये सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं था। ये वो पहला ड्राइंग रूम था जहां कहानियां कही गईं, अनुभव बांटे गए और शायद भाषा के विकास की शुरुआत भी यहीं से हुई। और इसी खाली समय में एक और अद्भुत चीज का जन्म हुआ, कला। आप भीमबेटका की गुफाओं की बात कर रहे हैं ना? मैंने सुना है कि वहाँ हजारों साल पुराने शैल चित्र हैं। हाँ, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये कोई साधारण चित्र नहीं है। अच्छा? ये उस समय के जीवन का एक दस्तावेज है। शिकार के दृश्य, जानवरों की तस्वीरें, ये हमें बताते हैं कि वो सिर्फ जी नहीं रहे थे, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को समझ रहे थे और उसे व्यक्त करने की कोशिश कर रहे थे। वाह! एक तरह से ये उनका इंस्टाग्राम था, जहां वे अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी घटनाओं को रिकॉर्ड कर रहे थे। हाँ, कह सकते हैं। तो पुरा पाषाण काल का इंसान एक सर्वाइवर था, जिसने आग और कला जैसी चीजों से अपनी दुनिया को बदलना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके औजार कैसे थे? उस समय के औजार बड़े भारी और बेडोल होते थे। पत्थर को तोड़ा, एक धारदार किनारा बना लिया और वही उनका मल्टी टूल था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला,
जलवायु बदली, बड़े जानवरों की जगह छोटे और तेज जानवर आ गए। अब उन भारी पत्थरों से खरगोश या हिरण का शिकार करना मुश्किल था। यहीं से एक नए दौर, मध्य पाषाण काल की शुरुआत होती है। यानी जरूरत ने एक नए आविष्कार को जन्म दिया। बिल्कुल। मध्य पाषाण काल में औजारों की तकनीक में क्रांति आई। अब बड़े पत्थरों की जगह छोटे, नुकीले और बेहद कारगर औजारों ने ले ली, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। माइक्रोलिथ? हाँ, माइक्रोलिथ। ये अपने आप में हथियार नहीं थे, बल्कि एक सिस्टम का हिस्सा थे। इन छोटे पत्थर के टुकड़ों को लकड़ी या हड्डी में लगाकर भाले, तीर और चाकू बनाए जाते थे। मतलब ये स्टोन एज का माइक्रोचिप था, आकार में छोटा लेकिन काम में बहुत ज्यादा प्रभावी। सही कहा। ये सिर्फ औजार का विकास नहीं, बल्कि सोचने के तरीके का विकास भी दिखाता है। उन्हें पता था कि अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक बेहतर चीज बनाई जा सकती है। एकदम सही। ये एक बहुत बड़ा संज्ञानात्मक उछाल था, एक कॉग्निटिव लीप। और इसी दौर में इंसान ने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को बदला और पहली बार किसी जानवर को पालतू बनाया। हाँ, और वो जानवर था कुत्ता। कुत्ता ही क्यों? गाय, भैंस या बकरी क्यों नहीं? इसके पीछे कई सिद्धांत हैं। शायद कुत्तों के पूर्वज भेड़िए इंसानी बस्तियों के आसपास फेंके गए खाने के लिए आते होंगे। अच्छा। और इंसानों ने देखा होगा कि ये जानवर शिकार में मदद कर सकते हैं और खतरे से आगाह भी कर सकते हैं। ये एक तरह का सहजीवन था। कुत्तों को आसानी से खाना मिला और इंसानों को एक वफादार साथी और गार्ड। मतलब दुश्मनी या शिकार का नहीं, साझेदारी का रिश्ता। पहली बार। तो अब हमारे पूर्वज आग का इस्तेमाल जानते हैं, उनके पास बेहतर औजार हैं और एक वफादार साथी भी है। ऐसा लगता है कि अब वे एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार थे और यहीं से नवपाषाण काल की शुरुआत होती है। हाँ, और इस काल को नवपाषाण क्रांति भी कहा जाता है। क्रांति क्योंकि यहाँ दो ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने इंसान के जीने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया, कृषि और पहिया। कृषि की शुरुआत, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, खाने की गारंटी, शिकारी जीवन का अंत। लेकिन मैंने पढ़ा है कि कुछ इतिहासकार इसे मानव इतिहास की सबसे बड़ी गलती भी मानते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प बहस है असल में। एक तरफ कृषि ने हमें एक जगह बसने की सहूलियत दी। जब आप गेहूं या जौ जैसी फसलें उगाते हैं तो आपको उनकी देखभाल के लिए रुकना पड़ता है। सही बात है। इसी से गांव बसे, स्थायी घर बने, खाने का अधिशेष मतलब सरप्लस पैदा हुआ, जिससे आबादी बढ़ी। लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या था? दूसरा पहलू यह था कि इसने नई समस्याएं खड़ी की। अब जमीन पर मालिकाना हक का सवाल उठा। समाज में अमीर गरीब का भेद पैदा हुआ। अच्छा। एक ही तरह का अनाज खाने से पोषण में कमी आई और शिकारियों की तुलना में किसानों का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता था और एक जगह रहने से बीमारियां भी तेजी से फैलती थीं। मतलब हमने एक तरह का सौदा किया। भोजन की सुरक्षा तो मिली, लेकिन शायद आजादी और स्वास्थ्य की कीमत पर, कह सकते हैं। और इसी दौर में पहिए का आविष्कार हुआ। आग के बाद शायद यही सबसे बड़ी खोज थी। निश्चित तौर पर। पहिए को सिर्फ परिवहन नहीं बदला। सोचिए, कृषि से जो अतिरिक्त अनाज पैदा हो रहा था, उसे रखने के लिए बर्तन चाहिए थे। हाँ, मिट्टी के बर्तन। और पहिए की मदद से चाक का आविष्कार हुआ, जिससे बड़े पैमाने पर और बेहतर मिट्टी के बर्तन बनाना संभव हुआ। तो कृषि और पहिया, ये दोनों आविष्कार एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो अब तक का सफर ऐसा है, पुरा पाषाण में आग, मध्य पाषाण में बेहतर औजार और पशुपालन, और नव पाषाण में कृषि और पहिया। इसके बाद क्या हुआ? क्या हम पत्थर के युग से बाहर निकल आए? हाँ, नवपाषाण काल के अंत में एक और बहुत बड़ी खोज हुई जिसने हमें धातु युग में पहुंचा दिया। ये ताम्रपाषाण काल की शुरुआत थी, जब मनुष्य ने पहली बार एक धातु की खोज की, तांबा। ये कैसे हुआ होगा? किसी ने पत्थर को गर्म किया और उसमें से धातु निकल आई। ये तो किसी जादू जैसा लगता है। ये वाकई में एक जादुई खोज रही होगी। शायद किसी ने तांबे के अयस्क वाले पत्थर को गलती से अपनी आग में डाल दिया हो और सुबह देखा कि उसमें से एक चमकदार पिघली हुई चीज निकली है जो ठंडा होने पर सख्त हो गई। पहले तो उन्होंने इसे पत्थर की तरह ही इस्तेमाल किया होगा, पीट पीट कर औजार बनाए होंगे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने गलाने और ढालने की कला सीखी। ये एक बहुत बड़ा तकनीकी बदलाव था। ठीक है, तो ये सारी कहानी बहुत दिलचस्प है, लेकिन हमें कैसे पता कि ये सब सच में हुआ? इन बातों के सबूत कहाँ मिले हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। ये सब सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि भारत में कई जगहों पर इसके ठोस पुरातात्विक सबूत मिले हैं। जैसे कि? मिसाल के तौर पर आज के बलूचिस्तान में मेहरगढ़ नाम की जगह है। वहां हमें भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि और पशुपालन के सबसे पुराने सबूत मिलते हैं।
लगभग 7000 ईसा पूर्व के। 7000 ईसा पूर्व? हाँ, और कश्मीर में बुर्जहोम नाम की एक जगह का भी जिक्र आता है। वहां कुछ अलग मिला था ना? हाँ, बुर्जहोम बहुत ही अनोखी जगह है। वहां के लोग कड़ाके की ठंड से बचने के लिए जमीन में गड्ढे खोद कर रहते थे, जिन्हें गर्त आवास कहते हैं। गड्ढों में? हाँ, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात वहां मिली कब्रें हैं। कुछ कब्रों में इंसानों के साथ कुत्तों को भी दफनाया गया है। कुत्तों को साथ में दफनाना, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये इंसान और जानवर के बीच के गहरे भावनात्मक रिश्ते को दिखाता है। शायद वे मानते थे कि उनका वफादार साथी मौत के बाद भी उनके साथ रहेगा। वाह! ये उनके विश्वासों और भावनाओं को समझने की एक अनमोल खिड़की है। ये हमें बताता है कि वे सिर्फ औजार बनाने वाले प्राणी नहीं थे, बल्कि उनके अंदर भी गहरे जज्बात थे। और चावल, जो आज हमारे भोजन का इतना अहम हिस्सा है, उसके भी शुरुआती सबूत कहीं मिले हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा नाम की जगह पर हमें चावल की खेती के दुनिया के सबसे पुराने सबूतों में से एक मिला है। ये दिखाता है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाना सीख रहे थे। मतलब मेहरगढ़ में गेहूं जौ और कोल्डी हवा में चावल? बिल्कुल, ये उस समय की विविधता को दर्शाता है। तो अगर हम इन सभी जगहों, मेहरगढ़, बुर्जहोम, कोल्डी हवा और भीमबेटका को एक साथ देखें, तो हमारे पूर्वजों की एक जीती जागती तस्वीर उभरती है। ये सिर्फ पत्थरों और हड्डियों की कहानी नहीं है, ये इंसानी जज्बे, आविष्कार और अनुकूलन की कहानी है। बिल्कुल, ये वो लंबा और धीमा सफर था जिसने खानाबदोश शिकारियों को एक ऐसा किसान बनाया जो गांव में रहता था, धातु का इस्तेमाल करता था और अब एक जटिल समाज बनाने की दहलीज पर खड़ा था। यही वो नींव थी जिस पर सिंधु घाटी जैसी शानदार शहरी सभ्यता का निर्माण हुआ। हाँ, तो आज की इस बातचीत से ये साफ है कि इतिहास सिंधु घाटी से शुरू नहीं होता, बल्कि वहां